नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं का प्रयोजना कार्य क्रमांक 2 इसको हल करने वाले हैं। प्रयोजना कार्य का उद्देश्य है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रयोजना कार्यों को और प्रायोगिक कार्यों को यहाँ हल कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो से अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सहयोग मिलता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम यहाँ पर उद्देश्य को देखते हैं। हमारे प्रयोजना कार्य जो कि कक्षा 10वीं का प्रयोजना कार्य है विज्ञान विषय का, इसका उद्देश्य है अपने पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों और उनके बीच की पारस्परिक निर्भरता को समझना। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं उनके मध्य की पारस्परिक निर्भरता को हमको समझना है। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी देख लेते हैं। आवश्यक सामग्री है कॉपी, पेंसिल, रबर, शार्पनर, हैंडलेंस, रस्सी, मिट्टी खोदने के लिए खुरपी या अन्य कोई कड़ी वस्तु। विधि क्या है आपकी, अपने स्कूल के आसपास कोई जगह चुनने। ध्यान रखें कि चयन की गई जगह में कुछ पौधे हों। इस जगह के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर चौड़े हिस्से को चिन्हांकित कर लें। गौर से अवलोकन करें कि चिन्हांकित हिस्से का कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, मेढक या जीव जंतु नजर आ रहा हो। कहीं कहीं थोड़ी मिट्टी को खोदकर उलट कर या हैंड लेंस से भी जीवों को देखें। नजर आने वाले जीवों के समूह का नाम लिखकर यदि मालूम ना हो तो उनमें कोई भी नाम अ, ब, सा आदि नाम देकर चित्र बनाकर दर्शाने का प्रयास करें। उनकी संख्या अपनी कॉपी में नोट करें। एक जीव की गिनती एक ही बार करें। यदि चिन्हांकित जगह पर कोई पेड़ हो तो उसे भी पौधों के समूह में ही गिनें। तो चलिए हम इस प्रयोग को जो है आज करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अपना 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यहाँ तैयार कर लिया है और इसको रस्सी की सहायता से इस प्रकार से हमने घेर भी लिया है। अब हम यहाँ पर दिखाई देने वाले जीवों पौधों के नाम को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और बाद में जो है अपने प्रयोग के अगले चरण में जाएंगे। तो ये हमारी नोटबुक भी है और इसमें एक प्लेन पेज निकाल लेते हैं। ये हमारा प्लेन पेज। अब क्रमशः हम पौधों और जंतुओं के नामों को नोट करते जाते हैं। तो लिखते हैं पाए गए जंतु और पौधे। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1 वर्ग मीटर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जंतु देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमको ये एक ग्रॉसहॉपर है, टिड्डा। ये टिड्डा पहले यहीं ऊपर में बैठा हुआ था, अभी यहीं बैठा था घास पे, अभी उधर चला गया है थोड़ा सा, तो इसको भी हम यहाँ नोट कर लेंगे। सबसे पहला है एक टिड्डा। टिड्डा की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 है और टिड्डा यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और कौन कौन से जंतु हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनको भी हम लोग यहाँ नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो लकड़ी की सहायता से हटा के देखते हैं। ये देखिए, इस लकड़ी के ऊपर में, ये जो टूटा हुआ लकड़ी है इसके ऊपर में चींटियाँ चल रही हैं छोटी। ठीक है, ये देखिए चींटियाँ चल रही हैं यहाँ पे। ठीक, तो चींटियाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा है चींटी। चींटी की संख्या 10। ये देखिए एक और चींटी हमको यहाँ दिख गई। ठीक है, इसी प्रकार से हमको नोट करते जाना है। ठीक, ये देखिए कुछ चींटियाँ यहाँ पर भी हैं, कुछ इधर भी चल रही हैं। चींटियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत सारी चींटियाँ हैं इस बड़ी वाली पत्ती के ऊपर में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चींटियों की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ चींटियों की संख्या हम कर देते हैं 18। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं और कोई जंतु हमको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो चींटी और ये देखिए ये मकड़ी का जाला यहाँ दिखाई दे रहा है। छोटी सी मकड़ी भी जाले के अंदर में लगी हुई है।
इसने जो है पौधे के बीच में से अपना जाला बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो एक मकड़ी, ठीक। इसके अलावा और देखते हैं और क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कोई बड़ा जंतु हमको अपने इस क्षेत्रफल में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर खोदने पर भी केंचुआ वगैरह नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम लोग खुदाई करके यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। अगर बारिश का मौसम होता तो यहाँ पर केंचुआ वगैरह निकलने की संभावना भी हो सकती थी। फ़िलहाल जो है ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम पौधों को नोट कर लेते हैं। ये देखिए, लंबी पत्ती वाला शोभाकार पौधा, है ना। तो पहला है लंबी पत्ती वाला पौधा, ये एक ही है इस क्षेत्रफल में, ठीक है। उसके बाद में ये छोटी छोटी गोल पत्ती वाली घास, ठीक है, ये बहुत सारी दिखाई दे रही है। इस पे ये देखिए पीले कलर के फूल भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसकी पत्ती कैसी शेप की है, हार्ट शेप की है ना। तो यहाँ पर पीले फूल वाली घास, ठीक। उसके बाद में और देखते हैं और यहाँ पे क्या है, कौन कौन से पौधे उपस्थित हैं। ये देखिए, ये एक और जो है पौधा है जिसपे पर्पल कलर के फूल निकले हुए हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं। बैगनी फूल वाला पौधा, बैगनी फूल वाला पौधा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये एक और करमत्ता भाजी जिसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। करमत्ता भाजी का पेड़ दिख रहा है, लिख लेते हैं करमत्ता भाजी, ठीक है। और क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और तो नहीं दिख रहा है कोई घास यहाँ पे, दूब घास वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये गोल पत्ती वाली घास ही ज़्यादा यहाँ फैली हुई है, करमत्ता भाजी है, और ये पीले कलर वाली घास है, ठीक है ना। जो गोल पत्ती वाली घास यहाँ पर कम से कम 100 की संख्या में है। करमत्ता भाजी का पौधा 2 है और लंबी पत्ती वाला पौधा 1 है, पीली पत्ती वाला पौधा 100 है, ठीक है, पीले फूल वाला। और बैगनी फूल वाला पौधा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 1, ये एक और है 2, ये देखिए 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं ना। तो बैगनी फूल वाले पौधे एक और इधर है, ये देखिए 5। इनकी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 मीटर छोटे क्षेत्रफल में स्थित, ये देखिए, ये जो हम लोग मकड़ी को खोज रहे थे, ये भी हमारे ही क्षेत्र में आ रही है। ये दीवार पे चढ़ी हुई है मकड़ी, ठीक है। मकड़ी की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, ठीक। तो हमने देखा कि एक छोटे से क्षेत्रफल में इतने प्रकार के पौधे, घास और जंतु हमको दिखाई दे गए हैं। अगर हम ज़मीन को थोड़ा खोदेंगे तो और जीव जंतु निकलेंगे, लेकिन उससे पौधों को हानि होगी, इसीलिए हम लोग ज़मीन को नहीं खोद रहे। अब चलिए हम लोग इसका एक पूर्ण ब्यौरा बनाकर अध्ययन करते हैं। चलिए अब इस प्रयोग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने 1 वर्ग मीटर का अध्ययन किया, जहाँ पर हमको जंतु के रूप में 1 टिड्डा, 18 चींटियाँ और 2 मकड़ियाँ देखने को मिली। साथ ही 4 प्रकार के वहाँ पर पौधे भी हमको देखने के लिए मिले। कोई पेड़ वहाँ हमको दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई बहुत बड़ा जंतु हमको दिखाई दिया। अब इसके आधार पर हम अपनी इस परियोजना के अवलोकनों को नोट करेंगे, ठीक है। आप देखिए अपने अवलोकनों के आधार पर, यहाँ पर पुस्तक में क्या लिखा है, ठीक है। पुस्तक में लिखा है, अपने अवलोकनों के आधार पर नोट करें कि चिन्हांकित जगह पर कौन कौन से जैविक व अजैविक घटक हैं। तो इसको जब हम परियोजना में बनाएंगे तो इस तरीके से सारणी के रूप में बना सकते हैं।
सारणी में दो खंड आप कर दीजिए, जैविक घटक, अजैविक घटक। और जैविक घटक दो प्रकार के हैं, जंतु और पौधे। तो सबसे पहले अजैविक घटक लिख लेते हैं। वहाँ पर क्या उपस्थित है अजैविक घटक के रूप में? पहला चीज था मिट्टी। पौधे कहाँ थे? मिट्टी में उगे हुए थे। अजैविक घटक था मिट्टी। दूसरा था सूर्य का प्रकाश। और आपने देखा होगा कि भूमि में नमी भी उपस्थित थी। तो तीसरा था जल। चौथा था वायु। ठीक है, तो ये जो है कुछ सामान्य अजैविक घटक वहाँ पर उपस्थित थे। उसी प्रकार से जैविक घटक हम लोगों ने कौन कौन से देखे वहाँ पे? जंतु, टिड्डा एक लिख लेते हैं, एक टिड्डा, कितनी संख्या? एक। दूसरा चींटी, कितनी संख्या में देखी थी हमने? 18। और मकड़ी 2। चींटी 18, मकड़ी 2। इस तरीके से ये सारणी बन गई। अब हम देखते हैं पौधे। लंबी पत्ती वाला जो बड़ा पौधा था वो कितना था? एक ही था। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं लंबी पत्ती का पौधा। पौधा कितना था? एक। ठीक है, उसके बाद में पीले फूल वाली घास कितनी थी? बहुत ज़्यादा, 100 के लगभग थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं पीले फूल वाली घास 100। ठीक है, उसके बाद बैंगनी फूल वाला पौधा कितनी संख्या में था? 5। बैंगनी फूल वाला पौधा कितना था? 5। करमत्ता भाजी कितनी थी? 2। करमत्ता भाजी 2। ठीक है, तो ये हमारी सारणी तैयार हो गई। यहाँ पे लिखा है जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक दो प्रकार के, जंतु और पौधे, जिनके नाम क्रमशः यहाँ दिए हुए हैं। और अजैविक घटक मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल और वायु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। यहाँ कितने प्रकार के जैविक घटक दिखाई दे रहे हैं? तो 2 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? 2 प्रकार के, जंतु और पौधे। फिर इसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नोट करके हम अलग से लिख सकते हैं, नोट जंतु और पौधों के अतिरिक्त वहाँ कुछ सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव हमको दिखाई नहीं दिए, इसलिए हम जो है कुछ निश्चित नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? क्या यहाँ कोई खाद्य श्रृंखला, कोई खाद्य जाल नजर आया है? तो बिल्कुल नजर आया है। ये देखिए, है ना, कि जो हमारी चींटी है ना, वो पौधों के फूलों से पराग या पत्तियों को खाने का काम चींटी कर रही है। चींटी को खाने का काम टिड्डा कर रहा है। उसी प्रकार से पत्तियों खाने का काम चींटी कर रही है, चींटी को खाने का काम मकड़ी कर रही है, मकड़ी को खाने का काम टिड्डा कर रहा है। तो यहाँ पर हमको जो है एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल नजर आए। तो हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट 1 था और पॉइंट इसको आप लोग डालते जाएंगे। ये क्या है? सब हमारे अवलोकन हैं, अवलोकन। ठीक है, तो अवलोकन का पॉइंट 1 था जैविक घटक और अजैविक घटकों की उपस्थिति। पॉइंट 2 है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की उपस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं, है ना। खाद्य श्रृंखला,
पहली खाद्य श्रृंखला हमारी क्या बन जाएगी? पीले फूल की घास, नहीं, लंबी पत्ती वाले पौधे पे पाया था हमने चींटी को। लंबी पत्ती का पौधा, और फिर वो उसको कौन खा रही थी? चींटी। और चींटी को कौन खा सकता है? टिड्डा वहाँ क्यों बैठा था? चींटी को खाने के लिए। उसी तरीके से दूसरा क्या हो सकता है? पीले फूल वाली घास, उसको भी चींटी खा रही है, और चींटी को कौन खा रहे हैं? मकड़ी। ठीक है। इसके अलावा तीसरे प्रकार का भी हो सकता है, बैंगनी फूल की घास, और उसको कौन खा रहे हैं? चींटी। चींटी को खा रही है मकड़ी, और मकड़ी को खा रहा है टिड्डा। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हमको दिखाई दे गई। इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं से हम खाद्य जाल का निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं खाद्य जाल। देखा गया खाद्य जाल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। खाद्य जाल हमारा कैसा होगा? यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं, मैं बस नाम लिख रही हूँ, आप लोग और उसको अच्छी तरीके से दर्शाने के लिए इनके चित्र भी बना सकते हैं। उत्पादक क्या क्या है हमारे? पौधा और घासें, ये सब क्या है? हमारे उत्पादक हैं। इन उत्पादकों को कौन खा रही है? चींटी। ठीक है। चींटी को कौन खा रही है? मकड़ी या टिड्डा। ठीक है। और टिड्डे को कौन खा रही है? मकड़ी को भी कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। ठीक है। और पौधे एक से अधिक हैं और चींटियों की संख्या भी एक से अधिक है। तो ये एक छोटा सा जो है हमारा खाद्य जाल भी यहाँ पर बन गया है। तो एक छोटा सा खाद्य जाल और 3 खाद्य श्रृंखलाएं हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। इसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष यहाँ पर हमें एक छोटा खाद्य जाल, एक छोटा खाद्य जाल एवं 3 खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिली। खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिली। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नजर आने वाले जीवों के जीवित रहने के लिए कौन कौन से संसाधन हैं? तो ये जितने भी अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं, ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। यही इनके संसाधन हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक जो हैं, मिट्टी, सूर्य, जलवायु, ये सब जो है इन सभी जैविक घटकों को क्या कर रहे हैं? पोषण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जो उत्पादक हैं, पौधे हैं, वो जो है हमारे जंतु यानी टिड्डा, चींटी, मकड़ी आदि को जो है पोषण प्रदान कर रहे हैं। उसका निष्कर्ष भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा? उसी में अजैविक घटकों द्वारा, अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी द्वारा उत्पादकों, है ना, उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उत्पादकों का पोषण किया जा रहा है। तथा उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन हो गए हमारे?
टिड्डा, चींटी, मकड़ी, चींटी, मकड़ी, जैविक उत्पादकों एवं जैविक उत्पादकों और अजैविक घटकों पर अपने पोषण और जीवन निर्वाह के लिए अपने पोषण एवं जीवन निर्वाह हेतु परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष यहाँ पहला निष्कर्ष है, यहाँ हमें एक छोटा खाद्य जाल एवं 3 खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिली। दूसरा है अजैविक घटकों को जैसे जलवायु, मिट्टी द्वारा उत्पादकों का पोषण किया जा रहा है तथा उपभोक्ता टिड्डा, चींटी, मकड़ी द्वारा जो है जैविक उत्पादकों एवं अजैविक घटकों द्वारा अपने पोषण एवं जीवन निर्वाह हेतु परस्पर निर्भरता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो सकता है। इसमें और अच्छी तरीके से बनाने के लिए आप इन सब के चित्र भी बना सकते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के नीचे भी चित्र चिपका सकते हैं और अच्छी तरीके से सजा के अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आपको अगर हमारे ये प्रोजेक्ट बनाने का मेथड पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बाय।